हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग लिया था, जिसमें ऑक्टेट लॉ और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का आइडिया लिया था। तो अभी पहले 5 मिनट में आपको स्ट्रक्चर्स की थोड़ी सी रिवाइज प्रैक्टिस कराता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों आगे का टॉपिक की। तो केमिकल बॉन्डिंग, कल जो स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था हमने, पहले 5 मिनट उसका प्रैक्टिस लेते हैं। तो ठीक है, आपको दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दिए भी थे मैंने आपको। जैसे P2O5 का स्ट्रक्चर बनाना है, चालू करो आप थोड़ा सा। P2O5 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा SOCl2 का बनाना है अपने को, ठीक है। तीसरा जो बनाना है वो NH4Cl का बनाना है। चौथा बनाएंगे हम लोग के MnO4 या MnO4 नेगेटिव का। MnO4 नेगेटिव, इसका ये 4 स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो देखो पहला स्ट्रक्चर P2O5 फास्फोरस के आउटर शेल में। अब थोड़ा स्पीड लेंगे बिकॉज सीख चुके हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्डिंग की जरूरत है यहां पर? तो आंसर है यहां पर 3 बॉन्ड बनाने होंगे। क्लियर है सबको ऑक्टेट लॉ के हिसाब से? अब ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब अकेले अकेले फास्फोरस तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के काम नहीं कर सकते। एक डबल बॉन्ड बनेगा तो एक ऑक्सीजन क्या कहेगा, भैया मैं तो एक ही बना सकता हूं। फास्फोरस यही बोलेगा ना ऑक्सीजन से, मैं 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस केस में क्या होगा, एक फास्फोरस ऐसे जुड़ गया, दूसरा फास्फोरस ऐसे ऑक्सीजन से शेयरिंग कर लेगा। कॉमन सेंस होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आप सीधा फास्फोरस फास्फोरस जोड़ दोगे तो बाद में ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड यहां डबल बनाओगे तो ये तो हो गया, लेकिन अब ये और बनाया, अब एक ऑक्सीजन जो बचा उसको कैसे करोगे? क्लियर हो गया? वो इसके साथ ऐसा बना नहीं सकता, उधर बनाओगे तब भी वही बात है। तो जब भी कभी ऐसा हो, ऑड इवन का चक्कर हो, तो बीच में डाल दिया करो उसको। तो यहां ऑक्सीजन ने क्या किया, दोनों के बीच में लिंक बना दिया, जिससे क्या हो गया, जो बैलेंसी का प्रॉब्लम हो रहा था वो एडजस्ट हो गया। और मेरे ऑक्सो एसिड वाले एपिसोड में आप इन सबको आराम से देख सकते हो। बहुत उसमें एक से एक जबरदस्त ट्रिक दी है, तो आप उसमें देखें तो आपकी कितनी भी खतरनाक स्ट्रक्चर हो उस ट्रिक से इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहां पर हम लोग उसमें एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। अब देखो ओरिजिनल बॉन्डिंग खत्म हो चुकी है, फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है और ओरिजिनली जो तीनों बॉन्ड है वो फिनिश हो गए। तो अब क्या करेंगे? तो अब आगे का बॉन्ड जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो ओरिजिनल ना बन के क्या बनेगा, तो आंसर है वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो P2O5 SOCl2 सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ डबल बनता है, क्लोरीन के साथ बच्चों सिंगल बनता है। क्लियर है सबको? तो क्लोरीन के साथ सिंगल बनाओ, क्लोरीन के साथ सिंगल बनाओ, सल्फर के 2 की कैपेसिटी होती है वो फिल हो गई। क्योंकि अगर आप मान लो ऑक्सीजन के साथ डबल बना देते तो सल्फर के साथ कैसे जोड़ते, प्रॉब्लम होती सल्फर को ऐड करने की। तो अब पहले हमने सिंगल बॉन्ड वालों को या ऑड नंबर वालों को एडजस्ट करते हैं, तो क्लोरीन को एडजस्ट किया। उसके बाद अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो बॉन्ड बनाए, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी काम कर सकता है, क्योंकि यहां से भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो अब चेक कर लो, उसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलो। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। नेक्स्ट NH4Cl, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NH4Cl। देखो
इसकी स्टोरी सुना देता हूं आपको, इसकी कहानी क्या है वो देखना। ये अमोनिया है और ये HCl है। ढंग से सुनना है स्टोरी। ये अमोनिया है और ये HCl है। यहां पर H और Cl में दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, इसके कारण चार्ज डेवलप हो रहा है। इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है, तो जिसकी पावर ज्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ कराएगा। तो क्लोरीन ने क्या किया, HCl का, इसका भी कोई रोल नहीं है। यहां से देखो HCl वाला बॉन्ड है, उसमें क्लोरीन ने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रखा है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। ये तो एक बात हुई। इधर से अमोनिया अंकल निकले, यहां हाइड्रोजन क्या अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं रहा, मतलब जमीन पे लेटा हुआ है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, हाइड्रोजन जमीन पे लेट गया, लेकिन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, लेट गया, कब खुद गंदा हो गया, हालत खराब हो रही है, पसीना आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं रहा। ये एक माइंड में इमेज बनाओ। इधर से अमोनिया अंकल निकल रहे थे, उन्होंने देखा, बोले यार, बोले बच्चा कब तक इसके साथ लड़ेगा, कभी ना कभी तो जाएगा। ये उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, देखा कि यार ये तो पावरफुल है, ये बच्चा, बोले ये बच्चा कब तक लड़ेगा इसके साथ। तो उन्होंने हाइड्रोजन को कहा, अरे क्यों एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में अपनी जान देने पे लगा हुआ है बेटा, तू एक काम करे, एक इलेक्ट्रॉन दे, इससे पीछा छुड़ा अपना। हाइड्रोजन बोलता है, बोले एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जान तो वैसे ही निकल जानी है। समझ में आया? क्योंकि उसमें है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना, तो वो उसको भी दे देगा तो उसके पास बचेगा क्या। तो हाइड्रोजन कहेगा मर जाऊंगा, बोले इलेक्ट्रॉन दे के भी तो मरना है, तो मर जाऊंगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। अमोनिया सोचता है यार बात तो सही है। तो अमोनिया कहता है, बोले एक काम कर, उसको दया आ जाती है, बोले एक काम कर, तू छोड़ इस इलेक्ट्रॉन को, देखना बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है, तू छोड़ इस इलेक्ट्रॉन को और मेरे पास आ जा, मैं तेरे को एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन देता हूं, तेरा काम खत्म, शांति से लाइफ निकालना। हाइड्रोजन को ऑफर अच्छा लगता है। तो अभी तो ये अलग अलग है। अब बाद में जब दोनों के बाद में रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, अमोनिया ने अपना लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को दे दिया। तो अभी क्या हुआ, यहां पर ये चार्ज आयोनिक नहीं है, पोलर बॉन्ड है। अब अभी तो लोन पेयर बाद में देगा। प्रपोजल आया अमोनिया के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन को। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन उस क्लोरीन को बोलेगा कि ये ले ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा, कोई दिलदार मिला था तेरे को। मींस ये पोलर को उसने आयोनिक कर दिया, मतलब दे दिया उसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अब किधर जा रहा है, इधर। हाँ या ना? को डाउट? तो अब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -1 +1। तो पहले गरीब कौन था, हाइड्रोजन। अब किस पे पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन पे। तो ओवरऑल अगर जब हम इसको लिखते हैं तो इस ओवरऑल चार्ज को पूरे अमोनिया पे, बोले कि अब हम एक ही फैमिली के मेंबर है, तो तेरा पॉजिटिव मेरा पॉजिटिव, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज को काउंट करते हैं, पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? आया समझ में? अब यहां तक में बच्चों एक दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ट्विस्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं। बताओ इस मॉलिक्यूल में किस टाइप के बॉन्ड है, तो बॉन्ड के टाइप्स बता देता हूं। नॉन मेटल, छोटे बच्चों वाला आंसर है। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट। मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है वो होता है आयोनिक, और ये कोऑर्डिनेट है। तो यहां पर कौन से हैं, केवल नॉन मेटल है, तो ये हो गया कोवलेंट, और दूसरा है कोऑर्डिनेट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर भी क्या है, कोवलेंट, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोवलेंट है। हाँ या ना? सेम आंसर है। इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, यहां से देखोगे तो आप फंस जाओगे बहुत, इसलिए पूरी स्टोरी सुनाई मैंने। इस वाले में क्या आप कहोगे, नॉन मेटल, बचपन से पढ़ा है सर, नॉन मेटल का मतलब तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। हाँ या ना? लेकिन यहां पर देखो तो इसमें कहानी कुछ और ही है। इसमें कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, और आयोनिक भी है। नॉन मेटल के बीच में आयोनिक नॉर्मली बनता नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन ऐसे एक दो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर इस तरह की कहानी बन जाती है, तो वहां पर बन जाता है आयोनिक बॉन्ड।
तो ये है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक। आयना, बोलो। तीनों टाइप के बॉन्ड होते हैं इसमें। ये आया समझ में? बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला है KMnO4। तो KMnO4 में क्या होगा आपका? के तो भूल जाओ, के तो प्लस है, मेटल नॉन मेटल है, तो इनको तो पहले ही डिवोर्स करा दो। Mn के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 ऑक्सीजन है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा Mn, तो वो ऑक्सीजन नेगेटिव, मतलब यहां पर अगर मैं देखूं तो ओके है ये, तो ये लेकिन इन लोगों के बीच में पहले ही डिवोर्स हो चुका है, तो इसलिए ओके लगाने की जरूरत नहीं होती। मेटल को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, क्वालिटी वाइज अलग कर दो, जैसे यहां तो हमने यहां किया ना, डिवोर्स दे दिया यहां भी। और बाकी के जो बॉन्ड है वो बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। और ये कौन से बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो ये मैंने आपका 5-10 मिनट में रिवाइज करा दिया। क्लियर? अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं, वो है जो इस लेसन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब पूरे लेसन का, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। तो देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जब एक ही एटम के, लैंग्वेज पे ध्यान देना, एक ही एटम के 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल, 2 or more molecule of an atom are combined with each other, और उनकी ऑर्बिटल्स की, when 2 or more orbitals with equal or almost equal energies, जब एक ही एटम के, लिख देता हूं मैं, when 2 or more orbitals, लिख लेना, एक एक वर्ड क्लियर कर लेना, पूरा लिखना, of when 2 or more orbitals of an atom are combined and after intermixing of their energies gives new orbitals with equal number, size, shape, energies, etc. हर चीज उनकी सेम हो जाती है, ट्विंस की तरह या क्लोन्स की तरह। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। वो लिखने की बच्चों की हरकत अपन करते नहीं, आपको पता है। तो इस तरह के प्रोसेस का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे ऑर्बिटल्स का नाम होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहां पर कितने सारे पॉइंट हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लाइटली मत लेना इस लाइन को, 3-4 लाइनें जो बनाई हैं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक का मतलब समझाता हूं, बुक में भी शायद उतना एक एक वर्ड को क्लियर नहीं दे रखा होता। तो एटम एक ही होगा, एटम एक ही है। मान लो कार्बन है तो कार्बन के ही 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स, कितने भी हो सकते हैं, बट उनकी एनर्जी यहां लिखा कि नहीं, ऑफ एन एटम विद इक्वल और अप्रॉक्स इक्वल एनर्जीज, ये लिखना रह गया था। एटम, एक ही एटम के 2 और मोर ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, मतलब ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी या तो सेम होगी या अलग अलग होगी, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। मींस 2s का कॉम्बिनेशन होगा 2p के साथ, 2s 5p के साथ, 4p के साथ नहीं जुड़ पाएगा। आजू बाजू वाला 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल है एक ही एटम के, जिनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है,
अब वो आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के एक दूसरे से मिक्स होके सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, भेदभाव खत्म। अब पहले एनर्जी सेम थी या थोड़ी बहुत अलग थी, अब सबकी एनर्जी सेम हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब रिएक्शन से पहले जितने इन्वॉल्व हुए थे बच्चों, पहले 4 इन्वॉल्व हुए तो बाद में भी 4 मिलेंगे, पहले 3 इन्वॉल्व हुए तो बाद में भी 3 मिलेंगे। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद के ऑर्बिटल्स का नंबर सेम होता है। पहले के ऑर्बिटल कैसे भी हो सकते हैं। एस कहेगा मैं गोलू हूं, पी कहेगा अपन तो डंबल वाले हैं, डी कहेगा मैं तो 2-2 डंबल करता हूं। याद है ना? तो पहले के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी भी हो, लेकिन बाद में एनर्जी भी सेम हो जाती है, नंबर, साइज, शेप, हर चीज सेम हो जाती है, भेदभाव खत्म। पॉलिटिशियन करते हैं कि हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन उसको पॉलिटिशियन बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन उनको कंप्लीट करता है। तो पहले के शेप अलग बात है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं कोई भी हो, उनका शेप हमेशा ऐसा होता है। ये बड़ा लोब है और ये छोटा लोब। अब बात आती है होता क्यों है हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन होता है अनइक्वल से इक्वल एनर्जी वाला प्रोसेस करने के लिए। अनइक्वल एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, उन अनइक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को इक्वल एनर्जी पे लाना है। इक्वल एनर्जी पे लाने के लिए ये प्रोसेस होता है। ढंग से 15 मिनट सुनना, 15 मिनट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। तो ये एक एक वर्ड पे बहुत 15 मिनट कंसंट्रेट रहना आप लोग, ठीक है? ऐसा करने की जरूरत क्या हुई? जिससे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड बनने वाला प्रोसेस होता है। अनइक्वल को पहले लेवलिंग कर दो, क्लियर है कि नहीं? जैसे रोड बनता है, तो रोड ऊंचा नीचा होता है, तो पहले क्या करते हैं, सबकी मिट्टी बिछा के उसको लेवल कर देते हैं कि नहीं, ऊंचा नीचे को। तो वही वाली बात यहाँ है। उसके बाद उसके रोड को बनाया जाता है, डामर या सीमेंट जो भी डालते हैं वो उसके बाद डालते हैं। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। तो अनइक्वल से इक्वल एनर्जी हो गई, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनते हैं, जिसको टेक्निकली हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। पढ़ेंगे उसको भी अभी, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है ना, ये क्या होता है? ओनली ऑन सेंट्रल एटम होता है, ओनली ऑन सेंट्रल एटम, साइड वाले एटम्स पर कभी नहीं होता। समझाऊंगा, रुको एक मिनट। ओनली सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म। हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनता। ये क्या होता है, इनको भी अभी समझा देता हूं, ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहें तो वो ज्यादा स्टेबल है, तो उनसे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा। सिग्मा और पाई कोई स्पेशल नहीं है, मैथ का सिग्मा पाई यहां कोई काम नहीं आता, कॉर्ड वर्ड है केवल। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के जो बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अभी एक बात ध्यान रखो, बाद में करते हैं। जो मजबूत बॉन्ड होता है ना उसे कहते हैं सिग्मा, और जो वीक बॉन्ड होता है उसे कहते हैं हम लोग पाई। क्लियर हो गया बच्चों? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा, वीक बॉन्ड को बोलेंगे पाई। चले हम आगे, तो प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है? तो ये कुछ मेन पॉइंट है, और भी पॉइंट है, अभी आते जाएंगे। अब पहले इससे पीछा छुड़ाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक टाइप क्या है? यहां पर कई सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक टाइप है वो क्या है? तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, उनको निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फाइंड करते हैं। ये एक फॉर्मूला है,
ठीक है, बेसिक लेवल की टेबल बनाता हूं, फिर दोबारा एक और टेबल बनाऊंगा जब ये समझ लेंगे तब डिटेल वाली। तो यहां पर क्या है आपका टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, अगर दो आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, नाम से ही पता चल रहा है दो का मतलब एक s एक p। स्टार्ट हमेशा s से करना अभी बेसिक लेवल पर। टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 होंगे तो एक तो s होगा, हमें पता है s तो एक ही होता है। p कितने होंगे, तो बचे हुए 2 होंगे, वो होंगे p। टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 हैं तो पता चल गया sp3, s तो एक से ज्यादा हो नहीं सकता, है ना। टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp4। अपने बापूजी का जा क्या रहा है, ऐड ही तो करना है। देखो 3 में एक s गया तो बच्चे कितने, 2, तो 2p हो गए। 4 में से एक s गया तो बच्चे कितने, 3, वो गए p में, है ना। तो यहां पर क्या एक यहां गया तो 4 बच्चे यहां पर डाल दो, ना रे ना, गलत है। 3 से ज्यादा नहीं होता, यही कॉमन सेंस लगाना है। तो इसका मतलब हो गया sp3। अब बच कितना रहा है, टोटल 4 काम आए हैं, 1s एंड 3p। टोटल कितने काम आए हैं, 4, आया ना। तो डाउट है तो बचेगा एक, तो वो होगा d। आया सिंपल कैलकुलेशन समझ में। टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं sp3d2 6 पर। अब तो आई थिंक बेवकूफों को समझाना पड़ेगा गिन गिन के, बाकी तो सबको समझ में आ गया होगा। करेक्ट है, ये चीज मैं आपको यहां तक पहुंचाऊंगा मजे मजे में, चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मैं मजे मजे में आपको यहां तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद यहां के बाद का रास्ता आप जानो। मैंने आपको गली दिखा दी कि भैया इस गली में इस चौथे नंबर के मकान में चले जाना। अब मकान का वेल बजाओ, अंदर जाओ, वो तुम जानो, ना जाओ वो तुम जानो। हाँ, यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। अब बॉन्ड एंगल क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल फिक्स है नॉर्मल कंडीशन में। लॉन पेयर वगैरह भी आएंगे, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ये अभी थोड़ी देर शांति रखो, बेसिक लेवल की टेबल है। 180 डिग्री sp2 में क्या होगा, 120 डिग्री। sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d में क्या होगा, 120 डिग्री और 90 डिग्री। दो टाइप के एंगल होते हैं इसमें बच्चों, ध्यान रखना। इसमें क्या होंगे, दो टाइप के एंगल होंगे। यहां पर 90 डिग्री एंगल होगा और यहां पर जो होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री एंगल होगा। ये एंगल है। अब एंगल पता है तो ज्योमेट्री तो अपने आप पता चल ही जाती है। 120 डिग्री का मतलब लीनियर होता है, हाँ या ना। आ रहा है समझ में, क्लियर है सबको। इसके बाद यहां पर क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर, एक ही वर्ड होता है, ट्राइगोनल ट्रायंगुलर, बाय पिरामिडल, ये होगा। 90 डिग्री का मतलब नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल होता है, एक और नाम है बाद में बताऊंगा, लिख देता हूं चलो, ठीक है ना। स्क्वायर बाय पिरामिडल, बाई नहीं भाई, पिरामिडल शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जगह का प्रॉब्लम है। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। 72 डिग्री में क्या होगा, पेंटागोनल होगा और बाई पिरामिडल। ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक लेवल की टेबल बनाई बच्चों। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना करते हैं, फिर इसमें कहां कहां ट्विस्ट होंगे वो सब भी हम लोग देखेंगे। ये पूरा एपिसोड तो इसी में ही शहीद हो गया, अगला एपिसोड भी जाएगा हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में। क्लियर, चलो अब देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का टेबल और बेसिक मैंने आपको क्लियर किया। इस फॉर्मूले से ध्यान रखना आप, मुझे मतलब नहीं है, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग फॉर्मूला होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत फॉर्मूला, सबके अच्छे अच्छे फॉर्मूला होते हैं। आपको कहां पर कौन सा फॉर्मूला क्लिक कर रहा है वो देखना है। क्लियर है कि नहीं।
एक हाफ करके भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने यहां करवाया नहीं है, ठीक है ना। मुझे ये शायद ज्यादा इजी लगता है, बच्चों को भी ज्यादा इजीली क्लिक होता है। और इसमें एक फायदा है, अपना जो अभी ट्रिक चलेगा, अब ट्रिक दे रहा हूं, अपना जो अभी ट्रिक चलेगा उससे आप फटाफट आंसर निकाल लोगे, कभी अटकोगे नहीं। इस फॉर्मूले में स्पीड जबरदस्त होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज लो, बट वो डिसाइड आप कर सकते हो, आपको कहां से आंसर निकल रहा है, फटाफट कहां से निकल रहा है वो आप जानो, ठीक है। अपना हैशटैग क्या है, केमिस्ट्री रटना नहीं है। वो अब देखो कैसे चुटकियों में कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर है क्लियर होता है, ठीक है। तब तक कमेंट्स भी लिख दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, रिकमेंडेशन भी दे दो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर कैसे आंसर लाना है, बहुत बेसिक लेवल का एग्जांपल दे रहा हूं, मिथेन। लेवल का एग्जांपल है आपका मिथेन। तो मिथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो मिथेन में 4 हाइड्रोजन है, 4 और आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। अब एक दो बातें ध्यान रखना, बिटवीन 2 एटम्स, लिख देता हूं, बिटवीन 2 एटम्स फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है ऑलवेज, हमेशा, कभी मत सोचना अदर एटम्स, मतलब 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड, अदर बॉन्ड्स विल बी पाई। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, जबकि अदर बॉन्ड्स वो होंगे पाई। पहला 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, बाकी के बॉन्ड होते हैं पाई। अब 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, और 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनते, वो टॉपिक भी अभी आएगा थोड़ी देर बाद, तो हम आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे। यहां 2 एटम्स के बीच में ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो 4 सिग्मा हो गए। लॉन पेयर क्या हो गया, 0 लॉन पेयर हो गया, तो टोटल 4 हो गए, तो आंसर हो गया sp3। बोलो, देखो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स। थोड़ा बड़ा बना दूं जिससे आपको देखना इजी रहे, मिक्सिंग ना हो, C H H H H, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा है। लॉन पेयर एक भी नहीं है, कल पिछली क्लास में समझाया था, लॉन पेयर जो फ्री बैठे रहते हैं, नवरे, जिनको कोई काम नहीं है। लॉन पेयर वगैरह को और डिटेल अभी बढ़े पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, एक एक पॉइंट डिटेल में आएगा। तो 4 सिग्मा, तो अब इस फॉर्मूले तक हम आ गए, 4 तक हम आ चुके हैं, हाँ या ना। अब 4 तक आ गए तो उसके बाद की कहानी आपको पता होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया बच्चों, तो आंसर है हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बोलो 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। एक दो एग्जांपल और समझो, चुटकियों में याद ना हो तो बोलना। जैसे मैं HCN का एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसमें सिग्मा तो 2 ही है ना, बाकी तो पाई है 2, तो पाई से तो अपने को कोई मतलब नहीं है फॉर्मूले में। सिग्मा कितने हैं, तो आंसर है 2 सिग्मा है। तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा तो 180 डिग्री और लीनियर। ये पॉइंट कॉमन सेंस है, अभी टाइम पास नहीं करेंगे। आया कुछ समझ में। एक दो एग्जांपल और देखो, फिट ना हो जाए 1 मिनट के अंदर तो बोलना आपको यहीं पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, मान लो सपोज मैंने कहा आपको ClF3, क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो हाँ या ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और 2 लॉन पेयर है, तो आंसर क्या हो गया, 3 सिग्मा प्लस 2 लॉन पेयर, आंसर होगा 5। 5 का मतलब हो गया sp3d। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री में अगर कहीं लॉन पेयर आ जाता ना बच्चों,
तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में थोड़ा, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहता है, ज्योमेट्री में और एंगल में थोड़ा वेरिएशन आता है, तो उसको भी एक स्टेप के बाद देखते हैं। पहले ये सब क्लियर कर लें, चुटकियों में आंसर कैसे निकले। ठीक है, तो sp3 होगा, sp3d। समझ में नहीं आए तो बोल दो भाई तुरंत। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहां पर, सपोज आयंस का एग्जाम्पल दे दिया जाए। अब ढंग से सुनना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, एक बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर अभी तो हमें स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आता। अब मैंने कहा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो अब मेरा ट्रिक चुटकियों में लगाना। एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो भी चार्ज हो ऑलवेज कंसीडर ऑन सेंट्रल एटम, हमेशा सेंट्रल एटम पर काउंट करो। तो यहां -2 चार्ज है, तो ये भी सल्फर सेंट्रल एटम पर ही ले डाला, हाँ या ना। तो हो गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर है 8 इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर हो गए। क्लियर। ऑक्सीजन बचपन से सबको पता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाँ या ना। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4, बाकी तो एक एक तो पाई है ना। 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो यहां 2 एटम है, उनमें से सिग्मा एक है, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी काउंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई क्या है, वो भी एक है, तो एक सिग्मा एक पाई हो गया, तो टोटल हो गए 4 सिग्मा। लॉन पेयर एक भी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं sp3 आंसर हो गया। कितनों को प्रॉब्लम है, जल्दी से बोल दो भाई। चले हम आगे। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया, एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं। तो एक बात ध्यान रखना, स्ट्रक्चर सही हो या ना हो, अपना जो ट्रिक है उसमें स्ट्रक्चर सही हो या ना हो, आंसर हाइब्रिडाइजेशन का कभी रॉन्ग नहीं आएगा, इतना सुपर स्पीड से आएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। देखते हैं अपन एक दो एग्जांपल और। अब आप कहोगे सर स्ट्रक्चर, तो वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, बट अगर यहां पर आप वो स्टाइल मारने लगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और हमें एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता ना कि स्ट्रक्चर। वो पूछते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, एंगल क्या है, मतलब ये टेबल पूछते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सही है या गलत है। आंसर चाहिए होता है, कैसे किया उससे कोई मतलब नहीं होता, एकेडमिक में भी कंपटीशन में भी। चलो देखते हैं हम लोग। अगर मैंने कहा NO3 माइनस, चालू करते हैं एक बार, PO4 -3, NO2 प्लस, NO2 माइनस, I3 माइनस। पहले इन 5 एग्जांपल्स को लेते हैं। कैसा भी एग्जांपल लो, चुटकियों में ना हो तो बोलना। चेक करो, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 5, और एक नेगेटिव का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाइट्रोजन के पास 5 तो खुद के हैं ओरिजिनल, और माइनस का मतलब हमने क्या कहा है, जो भी चार्ज हो सेंट्रल एटम पे ही गिन दो। तो नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हो गए 6। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, बना दो। आंसर क्या हो गया, 3 सिग्मा। आंसर क्या हो गया, 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर क्या हो गया, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, खत्म। अगर हम मान लो यहां पर बात करें PO4 -3, PO4 -3, फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और -3 का मतलब 3 और आ गए तो हो गए 8। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन पे ही लगेगा, कहीं भी लगाओ, ये तरीका सब जगह वैलिड है। आंसर क्या हो गया, 4 सिग्मा है, तो अब मैं थोड़ा स्पीड के साथ डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, sp3, हाँ या ना। अब देखें, NO2 प्लस, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्लस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज को आप नाइट्रोजन पे काउंट करो। देखो ये स्ट्रक्चर गलत है, आंसर सही है। हमें आंसर चाहिए, तो ये मत सोचना सर आप तो गलत स्ट्रक्चर करा रहे हो। जिसको स्ट्रक्चर बनाने का शौक है वो पिछला एपिसोड देख लो, वहां पर स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया है मैंने।
या ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर देख लो। मींस आपको डिसाइड करना है कि आपको सहवाग बनना है कि द्रविड़ बनना है। क्लियर? अब स्टाइल से खेलोगे तो टाइम लगेगा ना, वो आप जानो। तो यहां पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 5 होते हैं। पॉजिटिव का मतलब एक भाग गया। 5 होते हैं, 5 में से पॉजिटिव मींस एक निकल गया, तो बचा क्या? क्लियर? 4। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? तो आंसर है अब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्लियर हो गया? यहां पर देखें, नाइट्रोजन के पास 5 तो खुद के होते हैं और नेगेटिव हो गया, मतलब एक और आ गया तो 6 हो गए। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया, एक लॉन पेयर बचा, बस एक लॉन पेयर बचा। तो आंसर क्या हो गया? बोलो। 2 + 1 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 2+, ठीक है ना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबको मजा आता है? सहवाग ठीक है सर। हाँ, किसको स्लो खेलना अच्छा लगता है आज के जमाने में? कोई डाउट? शैल ने तो आंसर ला भी दिए बचपन से ही, बहुत पहले स्पीडली कर रहा है बच्चा, अच्छी बात है। I3 माइनस में जो है नेगेटिव है, सॉरी यहां पर I3 नेगेटिव। देखो इसको देखना एक बार, आयोडीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आयोडीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर तो हो जाएगा 8। तो ये आयोडीन का माइनस है, एक आयोडीन को सेंटर में मान लिया, तो आयोडीन के पास हो गए अब 8 इलेक्ट्रॉन। बचे 2 आयोडीन। अब आयोडीन आपको पता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये लो साइड वाले को ध्यान रखना होता है, सेंटर वाले को नहीं। इसको तो कुर्बानी देनी ही है, साइड वाले के हिसाब से आप बॉन्डिंग करो। दूसरा आयोडीन है, उसने भी कहा मैं भी सिंगल बनाऊंगा। तो अब बताओ आंसर क्या हो गया? बोलो। 2 सिग्मा + 3 लॉन पेयर, टोटल हो गए 5, मतलब sp3d। बोलो भाई, अब क्या हालचाल है आपका? हाइब्रिडाइजेशन निकालना मेरे हिसाब से तो अब सबको आ जाना चाहिए बहुत मस्ती से। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बोल दो, जल्दी करो। कितना भी गंदा स्ट्रक्चर हो, मेरे साथ रहते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी टॉपिक में चुटकियों में बैठे बैठे लर्न ना हो तो बोलना, इसी बात पे मार दो #केमिस्ट्री, रटना नहीं है। अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक थंब करो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो अपने पूरे ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप होते हैं सब में शेयर कर दिया करो। यूट्यूब पर भी आप शेयर कर दिया करो, फेसबुक पर भी शेयर कर दिया करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वॉच कर पाए। किसी को केमिस्ट्री समझ में आएगी, किसी को मेरे डायलॉग समझ में आएंगे, कुछ तो समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बोल दो। NO2 में sp आएगा ना, सॉरी NO2+ में, हाँ ये मेरा मिस्टेक था, कई बार जोश में आ जाता हूं मैं भी। कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है? चलो, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने देख लिया। अब इसकी डिटेल देखते हैं जो एकेडमिक लेवल पे काम आती है। कंपटीशन में डिटेल नहीं पूछते, आंसर हो जाता है ऐसे। अब इसकी डिटेल कैसे एक एक स्टेप किया जाए, तो अब हम लोग देख रहे हैं। फॉर्मल चार्ज भी बताऊंगा बच्चों, अभी टॉपिक बाकी है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया मिथेन का पूरा क्रियाक्रम करते हैं अब हम लोग। तो अगर एकेडमिक में ये क्वेश्चन आता है तो जनरली 3 मार्क्स का आता है स्कूल लेवल में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक एक स्टेप पूरा, द्रविड़ स्टाइल कर रहे हैं, सहवाग स्टाइल खत्म हो गया, अब द्रविड़ पे आ जाते हैं अपन। तो देखो एक एक स्टेप कैसे करना होगा आपको यहां पर देखना। टीचर्स उल्टा करवाते हैं, वो लिख देंगे मिथेन, अब पहले sp3। अरे आपको बता के गया क्या मिथेन sp3 है मेरे अंदर? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है पहले वो निकाल के बताना होता है। तो यहां पर 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा + 0 लॉन पेयर, इसका मतलब 4 हो गए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 ऐसे लिखना भी होगा पूरा तरीके से, नहीं तो मेरे जैसा खड़ूस टीचर जो है ना आपके मार्क्स काट देगा। अभी मैं पूरा एक स्टेप दे रहा हूं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये आपका सारा काम खत्म किया हमने, सिग्मा लिख दो यहां पर। ये एकेडमिक में, स्कूल में अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, बेस्ट मेथड बता रहा हूं, क्लियर, कि टीचर का चांस ही नहीं है नंबर काटने का, सोचने का। अब कार्बन, यहां पर क्या होता है, कार्बन होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इन ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको पता है 1s2 2s2 2p2, हाँ या ना, 1s2 2s2 2p2, हाँ या ना। राहुल अय्यर, वेलकम राहुल अय्यर, पीसीएम, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा थोड़ा सा निकल गया है टॉपिक, बेस निकल गया है हाइब्रिडाइजेशन का, तो ये कैसे आया इस पे ज्यादा मत सोचना, उसके लिए आप रिवर्स करके पूरा एपिसोड देख लेना, ठीक है। तो कार्बन है ग्राउंड स्टेट में, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब अगर मैं इसके डब्बे बनाऊं तो डब्बे पहले एक बार सारे बना देता हूं, 1s 2s और 2p, मींस डब्बा मतलब ऑर्बिटल, कहीं डब्बा ही बोलने लग जाओ। ग्राउंड स्टेट में ये है, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, तो अब क्या होता है, एक वर्ड पे ध्यान देना, एक कंसेप्ट होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक कंसेप्ट होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि किसी भी एलिमेंट के या किसी के भी आउटर शेल में अगर वेकेंट ऑर्बिटल है किसी के पास भी, तो वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज कर सकता है। रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पर वेकेंट ऑर्बिटल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। 1s का कोई रोल नहीं है यहां पर, ये तो समझाने के लिए बना दिया है, हमें केवल आउटर शेल से मतलब होता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहां आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी जगह खाली है। तो अब ये हो गया 2s1 2p3, है ना, ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। यहां पर अभी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गया। चलो, कार्बन एज नहीं, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की बात करें तो कार्बन का sp3 में देखेंगे, अगर हम मान लो तो हमें कैसे पता चला sp3 है, डायरेक्ट लिख दिया या तो, लेकिन नहीं, यहां पर हम पहले निकाल चुके हैं। यही गलती होती है, टीचर यहीं से सीधा समझाता है। कई बार मैंने देखा बहुत से टीचर्स के नोट्स और वीडियोस, सीधा समझाता है, भाई आया कहां से ये तो बताओ बच्चे को। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, तो एक s और 3p, ये जो चारों कबड्डी खेल रहे हैं ना बाहर, इन चारों को आ गले लग जा वाला गाना गवा दो। ये मैंने ज्वाइंट कर दिया, आप चाहो तो स्टेप कम करके यहीं लिख दो। तो ये क्या कहलाएंगे, sp3। 1s का देखो अगेन कोई रोल नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कार्बन एज, अब बनाना क्या है इससे हमें, मिथेन, तो कार्बन से बनाना है हमें मिथेन। तो ये ही डायग्राम सेम कंटिन्यू होएगा, यहां तक तो हम लोग समझ चुके हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम आया ना। अब इसके बाद बात करते हैं, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हमेशा ध्यान रखना एटॉमिक में, ये बात आप पढ़ चुके हैं सबके सब लोग, कि एटॉमिक में अपोजिट स्पिन का ही बॉन्डिंग होगा, सेम स्पिन वाले कभी भी साथ साथ नहीं होंगे। तो कॉमन सेंस है कि यहां पर जो हाइड्रोजन आएगा उसका स्पिन ऑटोमेटिक अगर सेम भी होगा तो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना।
तो यहां पर 4 हाइड्रोजन ऐसे आके बॉन्डिंग कर जाएंगे और बन गया CH4। अंदर भी डॉट लगा के शो कर सकते हो चाहो तो ऐसे। डॉट का मतलब ये अलग खानदान के, डॉट अलग खानदान को बता रहा है। ना भी करो तो चल जाता है, वो कॉमन सेंस है। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो ये हुआ मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चों यहीं खत्म हो गया है यहां पर। इसके बाद उसका मॉलिक्यूल बनने वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को जंगली लैंग्वेज में मेरे जैसे लोग हैं ना कहते हैं बॉन्ड बन गया। कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया, ये आप और हम सब बोलेंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे मेरे साथ रह के समझदार हो गए, पढ़ भी लिए, तो वो क्या कहेंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हो गया। क्या हो गया? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हो गया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, ओवरलैपिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही मतलब होता है। टेक्निकली सूटेड वुटेड लोग उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, अपन जैसे जो जाहिल लोग हैं वो बोल देते हैं बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो हाइब्रिडाइजेशन तो यहीं तक खत्म है, ये 3 लाइन। चौथी लाइन जो है वो बॉन्डिंग की है, मतलब ओवरलैपिंग की है। अब देखना, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, देख रहे हो, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है और इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है। तो इक्वल या नियरली इक्वल एनर्जी वाले ये चारों ऑर्बिटल आपस में जुड़े, है ना, और बाद में चारों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में बदल गए। तो इस प्रोसेस का नाम ही होता है हाइब्रिडाइजेशन। यही मैंने आपको समझाया था। एटम एक ही है, उसके 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, आपस में मिक्स होते हैं और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स देते हैं। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन खत्म है। इसके बाद तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है। हाइब्रिडाइजेशन कहता है भैया हम नहीं जानते, हमने बेस बना के आपको दे दिया है, अब ये ऊंच नीच होती तो यहां मजा नहीं आता बॉन्ड बनने में। यहां पर सब एक ही प्लेटफॉर्म पे इजीली बॉन्ड बनाओ, मजबूत बॉन्ड बनाओ बस। आया ना? ओवरलैपिंग का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल लैंग्वेज है अनइक्वल से इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑब्टेनिंग। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलते जाओ। अब देखते हैं हम लोग इसका डायग्राम। तो डायग्राम में क्या होगा? तो डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको पता है sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल को सिंपल वे में छोटी क्लास से भी आप पढ़ चुके हो, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। अब इसी को टेक्निकली बता रहा हूं मैं। इसी के ऊपर आप लोब बनाना चालू कर दो। आपको पता हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा ऐसे होते हैं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। ये छोटी पूंछ कोई काम की नहीं है बच्चों, बनानी होती है लेकिन इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। इसी के ऊपर बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। एक बार तरीके से ही बता दूं फिर डायरेक्ट स्पीड के साथ कर लेंगे। ये बनाया, मान लो ये मैंने वर्क कर दिया। अब मैं बना रहा हूं तो मैंने क्या किया, ये कर लिया। इन्हीं के ऊपर लोब बना दी। ये लोब्स है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो बोल दो बस। अब ये काफी हौच पौच हो गया, ये बनाने का तरीका बताया। आप डायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आपको शेप बनाने की प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए, लोब्स एक जैसे हों। टेट्राहेड्रल शेप बना दो, बन गया वैसा ही शेप। एक बात ध्यान रखना, बच्चे कई बार ध्यान नहीं रखते, एक ट्रैक्टर का आगे वाला व्हील बना देंगे, दूसरे को पता नहीं ट्रैक्टर का पीछे वाला व्हील बना देंगे, एक को तो पोलियो ही कर देते हैं। ना एंगल का ध्यान रखते हैं ना शेप्स का ध्यान रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे मान लो ऐसा बना दिया, अब कितना गंदा लग रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको पेंटर बनना है, एग्जामिनर ऐसे पे कोई मार्क्स नहीं देगा। शेप का थोड़ा ध्यान रखो, एंगल बहुत ज्यादा अंतर ना हो। 19-20 चलता है क्योंकि आप calculate.com पे जाके तो बनाने वाले हो नहीं। तो आपको ना पेंटर बनना कि एकदम साफ साफ बना के एनर्जी वेस्ट करनी है, बट समझ में आए। देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है, लोब्स ऑलमोस्ट एक जैसे हों, बहुत ज्यादा डिफरेंस मत ले आना शेप में उनके में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, बीच की लाइन है, वहां तो लाइन बनाई थी पहले। अब चाहो तो ऐसा बना सकते हो, आपको पता है ये बनाया मैंने। अब मैंने क्या किया, एक सेंटर रखा, एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली।
अब लो वैसे बना दो फटाफट, बस सब एक जैसे बनाना बस, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपका कमांड बन जाएगा। अब देखते हैं हम आगे की बात। तो अब इसमें कौन जुड़ेगा, ये तो है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सारे के सारे चारों के चारों क्या है, sp3 है। मैं sp3 लिख रहा हूं ब्रैकेट, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा हूं मैं, ऐसा कोई नहीं कि आपको लिखना अंदर जरूरी है। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये चारों बन गए, जिसमें बड़ा लोब काम आता, छोटा लोब कोई काम नहीं आता बॉन्डिंग के लिए, बट इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आपको पता है यहां पर कौन है, हाइड्रोजन। यहां कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। और आपको पता हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है केवल 1s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या है, 1s1। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, क्लियर है कि नहीं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, तो ये बन गया ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग का नाम है sp3s। वैसे तो ये कौन सा बॉन्ड बना, आप कहोगे सर सिग्मा बॉन्ड बना, ये तो सिग्मा बॉन्ड है। अब इसका पूरा नाम क्या है, तो यहां का sp3 और ये हाइड्रोजन का s, ये ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, तो ये है सिग्मा बॉन्डिंग। और ओवरलैपिंग का नाम क्या है, sp3s ओवरलैपिंग। मैंने एक एक वर्ड क्लियर किया है, अभी भी किसी को जरा डाउट है तो बोल दो, अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी के माइंड में है तो बोल सकता है, जल्दी से बोले। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, फटाफट स्पीड के साथ चलेंगे अपन। अब जैसे मान लो मैंने कहा आपको SF4, एक एग्जांपल लिया मैंने आपको, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन और पूरी डिटेल करनी है। आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, हाँ या ना, सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा है प्लस एक लॉन पेयर है। अब sp3d और वो पूरी रामायण आप गाते रहना, एक एक स्टेप में समझा चुका हूं पिछले में, तो यहां वो सब नहीं लिखूंगा, है ना, ये होगा, ठीक है ना। इसकी ज्योमेट्री और एंगल अभी थोड़े चेंज है, तो यहां जगह छोड़ लो, वो समझाना अभी बाकी है, क्लियर, कल के एपिसोड में चलेगा वो, अगले में। अब यहां पर सल्फर होता है 16, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो नियॉन 10 तक तो सबको पता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आयोडीन का जिनॉन का कहां तक लिखोगे, तो कॉमन सेंस है, लास्ट का लिखो आउटर शेल का, बस शॉर्टकट से। और यहां पर क्या होगा, 3s2 3p4, और क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है तो कॉमन सेंस लगाना, डी भी होता है उसके अंदर, तो डी को खाली शो करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं डी का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो एक बार हम छोड़ देते, बट डी इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए लिखना जरूरी है। और हमें पता थर्ड में डी है, खाली है, तो क्या है, तो सही ना, ठीक है। अब यहां डब्बा बना रहा हूं, 3s 3p, ऑर्बिटल बना दिए मैंने 3p4, और 3d के 5 होते हैं, वो मैंने अभी वेकेंट रख दिया। सल्फर, क्योंकि यहां पर क्या है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, एक यहां से जाएगा, सबसे पहले यहां से जंप होएगा, हाँ या ना, अगर जरूरत पड़ी तो यहां से भी जंप हो सकता है, जितने जरूरत है उतना जंप कराओ, ऐसा नहीं कि सबको हनुमान जी बना के कुदाते जाओ, क्लियर है, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि यहां में डी में हमें एक ही चाहिए, तो डी में ओनली एक का जंप होएगा, इसका जंप कराने की जरूरत नहीं है। कोई एग्जांपल ऐसा होता जिसमें D2 हो जाता तो आपको ये भी जंप कराना पड़ता, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती, ये सेकंड कहलाती, बट एक एक स्टेप देने की जरूरत नहीं है, एक साथ जितने मर्जी हो जंप आप करा देना, टाइम वेस्ट मत करना, जरूरत के हिसाब से जंप कराना, क्लियर। तो सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां का एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर जाएगा, सल्फर इन
sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो sp3d का मतलब क्या हो गया, एक s 3p और एक d। एक s 3p एक d, ये चार जो है ना वो नवरे बैठे रहेंगे, कोई काम के ना धाम के, जगह घेर के बैठे हुए हैं, वेकेंट ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन केवल इनके बीच में हुआ है, ये नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये पूरा नाम लिख दिया। डी ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, और वेकेंट तो है ही। ये क्या है, ये सारे के सारे कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाँ या ना, sp3d हाइब्रिडाइज हो गए। अब सल्फर एज sf4 बनाना है। चार फ्लोरीन है, हमें पता है, साइड में मैं लिख देता हूं, फ्लोरीन का पूरा लिखो या आपकी मर्जी है। 2p5 ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा वो आप देख लो। p5 मतलब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेयर्ड होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, ये मल्टी टाइम बोल चुका हूं, तो माइंड में फिट कर लो। तो एक फ्लोरीन यहां आएगा, दूसरा फ्लोरीन यहां आएगा, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन, तो ये बन चुका है SF4। ये जो बचा ना, ये जो बॉन्ड बनाने में शामिल नहीं हुआ, बॉन्ड इन चार ने बनाया, बॉन्डिंग में ये 4 इन्वॉल्व हुए, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये कहलाता है लॉन पेयर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, आ रहा है समझ में, हाँ या ना। तो ये बन गया SF4। अब SF4 का डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। SF4 में हाइब्रिडाइजेशन आया समझ में, क्लियर। SF4 का डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो SF4 के डायग्राम की बात करूं तो यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी बेसिक ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर है, और बाय पिरामिडल, सेंटर से हमने ट्राइंगल लगा दिया, दो पिरामिड होते हैं, पिरामिड एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो ये सल्फर था आपका, सेंटर में कौन आएगा, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये ट्राइंगल के तीन, ये वाला लाइन जो है ना ये लंबा होता है, ट्राइंगल की तीनों लाइन सेम होगी, है ना, तीनों का फ्लोरीन डिस्टेंस सेम होगा, ये वाला फ्लोरीन लंबा होता है कंपेयर में। क्यों, उसके लिए वेट कीजिएगा अगले एपिसोड तक, रटना नहीं होगा, समझाऊंगा, तो वेट करना अभी, क्योंकि आज की टाइम खत्म होने जा रही है। और एक लॉन पेयर जो है वो ये रहा, तो ट्राइंगुलर वाई पिरामिड, एक पिरामिड पे फ्लोरीन आया, दूसरे पिरामिड पे लॉन पेयर गया। लॉन पेयर यही क्यों है क्यों नहीं है, ये सब बातें हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पर ये टेक्निकली गलत है। अगर लॉन पेयर की बात करूं तो अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बना देता हूं इसकी। ये ट्राइंगल देखो, ये सल्फर, लॉन पेयर इस कोऑर्डिनेट पर आता है। इसका लॉजिक, हर बात आपको अगले एपिसोड में समझ में आएगी, जब हम इसकी प्रॉपर क्लास चालू करेंगे, लोचे वाले केस। अभी ध्यान रख लो, इसकी ज्योमेट्री होती है, इसमें गोले बनाने की जरूरत नहीं है। डी जब आ जाए ना तो गोले मत बनाना, गोले बनाओगे तो वही बनेंगे सेम जो हमने बनाए हैं, बट बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, समझ में नहीं आएगा, गंदगी कर दोगे आप, मतलब नहीं है, टीचर गुस्से में काट देगा। आज्ञा समझ में कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। होमवर्क में आप कुछ एग्जाम्पल्स है जो सेल्फ कर लेना। अमोनिया का डिटेल करो, पानी पियो बैठ के, BF3 का करो, BeCl2 का करो, फिर PCl5 का करो, SF6 का करो, IF7 का करो, XeF2 का करो, ClF3 का करो, SF4 का हमने कर ही दिया है, तो ICl5 का आप कर लेना घर पे बैठ के। और फिर XeF4 का कर लो, XeF6 का कर लो, बहुत है, दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये लो, और कितना करोगे, और दूं,
इतना कर लेना होमवर्क में, इतना हो जाए तो मजा आ जाएगा। कहीं से भी देखते रहो, करते रहो, ठीक है। इन सबको डिस्कस करूंगा मैं डिटेल से, जो पेड लेक्चर है उसमें, पीजीसी लेक्चर में इनको डिटेल से डिस्कस करूंगा। जबकि अगले यूट्यूब वाले एपिसोड में हम लोग इसके आगे प्रैक्टिस वाला काम यूट्यूब पे हम लोग नहीं करेंगे, आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तो वो बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस कर लें प्लीज। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक केमिस्ट्री रटना नहीं है, माइंड में रखना। आज के एपिसोड में मैंने आपको मेनली हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक ज्ञान दिया है कि चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। अब जहां लोचे होते हैं, एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो होंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।